राधे राधे बच्चों, आज हम अपने कोर्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। सबसे पहले हम कुछ दैनिक अवलोकनों की बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा ठंडी के मौसम में जब कभी हम स्वेटर निकालते हो अपने शरीर से तो चट चट की आवाज़ें आती हैं। ऐसा होने का कारण क्या है? कभी कभी अगर थोड़ा अंधेरा हो तो आपको उसमें चिंगारियाँ भी नज़र आएंगी। ऐसा आप ठंडी के टाइम में अपने ही बिस्तर पे कंबल या चादर को खोलते हो जब, तब भी आपने इस तरह का आवाज़ सुनी होगी या फिर इस तरह की चिंगारी को थोड़ा बहुत देखा होगा, अध्ययन किया होगा। इन सब का कारण विद्युत आवेश ही है। पर ये आवेश कैसे आते हैं, किन कारणों से उत्पन्न होते हैं, इनके पीछे क्या इतिहास रहा है, पहले हम उसे देख लें। ये बहुत पहले की बात है, लगभग हम 600 BC की बात कर रहे हैं, ईसा पूर्व 600 की बात कर रहे हैं। तब ग्रीस के एक फिलोसोफर थे, उनका नाम था थैलेस। उन्होंने सबसे पहले एम्बर, एक प्रकार का समझ लो पत्थर होता है जो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, अर्ध पारदर्शी होता है, इसको अलग अलग प्रकार के कपड़ों से रगड़कर, जैसे ऊन से, फिर सिल्क से, इन सब से रगड़ के जब उन्हें बहुत हल्के पदार्थ के पास ले गए, जैसे कि कागज के टुकड़े या फिर क्या सरकंडों के साथ, तो ये उसकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो गए। तभी से ये सब चीज़ें मालूम पड़ने लगी, कुछ प्रकार का यहाँ पर घटना घटती है, लेकिन तब उसको नाम तो कुछ दे नहीं सके। वो एम्बर शब्द तो अभी हमने यूज़ किया है, उस वक्त इस पदार्थ को हम क्या कहते थे? इलेक्ट्रो या फिर इलेक्ट्रॉक। इसी के ऊपर से इलेक्ट्रॉन शब्द आया है। मतलब इलेक्ट्रॉन समझ लो, इस 600 BC में घटना जो घटी थी, जो ये फिलोसोफर ने अपनी बात कही थी, उसके ऊपर से नाम पड़ा है। अब अगर हम आवेशों की बात करते हैं, आपने उसे कक्षा 10 में से पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा रफ्तार में इसको पूरा करेंगे हम। लिखा है यहाँ पर हमने विद्युत आवेश की परिभाषा, मूलभूत कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का वह आंतरिक गुणधर्म जिसके कारण उनके बीच या तो आकर्षण या अपाकर्षण बल लगता है, उसे हम कहेंगे विद्युत आवेश। आंतरिक गुणधर्म का मतलब क्या हुआ? यह अंदर की बात है, आप देख नहीं सकते इसे, ये इंटरनल प्रॉपर्टी है। जैसे हम बात करें द्रव्यमान, दिखता नहीं है, होता है, करेक्ट ना? इस विद्युत आवेश को अगर आप कहीं पे सांकेतिक रूप से लिखना चाहेंगे तो या तो आप कैपिटल Q का उपयोग कर लें या फिर स्मॉल q का। इस प्रकार से इसे दर्शाया जा सकता है। इसका मात्रक क्या है? तो मात्रक है इसका कूलम। संकेत क्या? इसका कैपिटल C संकेत है। इसके दो प्रकार होते हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अगर हम बलों की बात करें, दो प्रकार के बल जैसे आकर्षण और अपाकर्षण कहा गया, तो सजातीय आवेश अगर हैं तो सजातीय आवेश के बीच में हमेशा क्या होगा? अपाकर्षण। और अगर आवेश कैसे हैं? विजातीय हैं, तो क्या हो जाएगा? आकर्षण बल लगेगा। यहाँ पे ये जो मैंने मात्रक लिखा है, ये SI मात्रक है। अगर मैं इसी को CGS में लेके जाऊँ तो इसका CGS मात्रक होता है स्टैट कूलम। और अगर हम एक कूलम का स्टैट कूलम से रिलेशन निकालें तो 3 × 10⁹ स्टैट कूलम की वैल्यू दिखाता है ये। अब इस आवेश को थोड़ा अच्छी तरह से समझें हम, तो कैसे अगर हम दो वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ते हैं, घर्षण से उत्पन्न होता है, तो ये घटना कैसे घटेगी? देखें, हम मान लेते दो वस्तु आपके पास है, हम दोनों को गोले बना लेते हैं आप अपनी तरफ से। माना कि एक वस्तु ये है, दूसरी वस्तु यहाँ पे हमने मान लिया। हम इन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ना शुरू करते हैं। रगड़ने पे होगा क्या? जैसे अगर ये वस्तु इसको रगड़ा, इससे दोनों को क्या हुआ? ऊष्मा ऊर्जा मिली। दोनों के अंदर के इलेक्ट्रॉन इस ऊष्मा ऊर्जा का संग्रह करेंगे, शोषण करेंगे, लेकिन उस पदार्थ का इलेक्ट्रॉन पहले बाहर आएगा जो कम बंधन ऊर्जा से इसके साथ जुड़ा हुआ है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन। तो मान लेते हैं कि ये जो वस्तु A है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को पहले मुक्त कर दिया, तो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया इसे, तो
तो ये वस्तु बी क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया, और ये वाला क्या हो जाएगा, धन आवेशित बन जाएगा। तो अब अगर यहाँ पर देखें तो वस्तु ए ने अपना इलेक्ट्रॉन बी को दिया, तो अगर ए ने बी को अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो कुछ देने के कारण उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे हम देखें वस्तुओं की बात करें, वस्तु ए और वस्तु बी, तो यहाँ पर ये वस्तु ए धन आवेशित बना, ये ऋण आवेशित बना, इसका द्रव्यमान घटा पर इसका द्रव्यमान बढ़ा। इस प्रकार से जो भी आवेश इन वस्तुओं के ऊपर आ गए इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत आवेश, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। ये चार्ज वैसे क्षणिक रहते हैं, हमेशा नहीं रहेंगे, कुछ समय बाद ही लीकेज हो जाएंगे सराउंडिंग में, किसी वस्तु से छूने पर हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। ये भी जरूरी नहीं कि ये पदार्थ हमेशा धन आवेशित ही बनेगा, अब ये डिपेंड करता है किस वस्तु के साथ इसको रगड़ा गया है। अब अगर कोई वस्तु धन आवेशित या ऋण आवेशित हो गई, किस प्रकार का आवेश हम उसकी जांच नहीं कर सकते इस यंत्र से, लेकिन आवेश है कि नहीं उसकी जांच हो सकती है। इस यंत्र का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। क्या करता है, क्या उपयोग है इसका, वह उपकरण जिसका उपयोग करके हम वस्तु पर रहे आवेश की जांच कर सकते हैं उसे हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। ये रचना इसकी यहाँ पर दे के रखी है, आप देख सकते हैं इधर अच्छी तरह से। यहाँ पर सबसे ऊपर अगर आप देखें तो धातु की घुंडी, मतलब धातु का एक गोला बना होता है, उसके जस्ट नीचे एक छड़ होती है जो धातु की होती है। यहाँ पर रबर की पैकिंग से होता हुआ यहाँ से निकाल के इसको नीचे तक लेके जाते हैं। यहाँ नीचे दो सोने की वरख, जिसको हम कहते हैं पत्र, स्वर्ण पत्र, बहुत पतली पतली झिल्लियाँ होती हैं, उन्हें लगाया गया होता है। और ये सारी रचना कांच की एक पेटी में की गई होती है कि जिससे बाहर से कोई कण अंदर ना आ सके, हवा ना आ सके, किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना हो। ऐसा करने से होता क्या है, जैसे मान लिया आपने इस धातु की इस घुंडी के साथ किसी एक धन आवेशी छड़ को आपने जोड़ा, जैसे जोड़ेंगे धन आवेश इस घुंडी को मिलेगा, यहाँ से होते हुए ये आवेश कहाँ पर आएगा, ये सोने की दो वर्णों पर आ जाएगा। दोनों वर्ण पर समान आवेश आएगा, अगर ये धन है तो दोनों को धन मिलेगा, जिससे दोनों वर्ण क्या करेंगे, एक दूसरे के दूर भागेंगे। अब ये आवेश दिखता तो है नहीं, मतलब किसी भी छड़ को अगर मैंने ऐसे लगाया और लगाने के बाद अगर ये दूर दूर भागने लगे तो समझ लेना आवेश है, पास आने की कोई बात ही नहीं उत्पन्न होती, जाएगा तो दूर ही जाएगा, पास नहीं आने वाला। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग करके आवेशों की जांच कर सकते हैं। हम इसी प्रक्रिया से, आवेशन प्रक्रिया से ये भी पता लगा सकते हैं कि पदार्थ चालक है कि अचालक है। आप देखें किस तरह से, जैसे हमने यहाँ पे मान लिया कि एक रेशम का कपड़ा है, उसे हमने एक धातु की छड़ से रगड़ा, ये धातु की छड़ को हमने अपने हाथ में पकड़ के रखा हुआ है। जब इसको रगड़ा जाता है तो ये जो छड़ है इसका इलेक्ट्रॉन इसे मिलता है, और जो ये छड़ है ये धनावेशित बन जाता है। लेकिन क्योंकि आपने पकड़ के रखा है, हो सकता है कुछ ऐसी घटना घट रही कि सारे आवेश चले गए, चले ही जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, क्योंकि ये छड़ चालक है, इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है जिससे इन आवेशों का एक गमन कर सकते हैं। अब अगर इसी आवेशों को रोकने की बात करनी हो तो तुम सिर्फ क्या करो, इसको एक अचालक छड़ लगा दो और उस अचालक छड़ को अपने हाथ से पकड़ लें। तो हम उल्टी तरह से समझ सकते हैं कि माना कि छड़ पता नहीं कैसा है, चालक है अचालक है नहीं मालूम, पर अगर आवेश टिका रह जाता है तो क्या है, अचालक है। बिल्कुल नहीं टिकता तो समझ लो चालक है। हमको मालूम भी है इसके गुणधर्म, चालक के पास क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, अचालक के पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रियाएं बहुत सारी हैं। हम या तो फिजिकल कांटेक्ट से कर सकते हैं, मतलब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से जोड़कर, दूसरा है बिना जोड़े। देखो यहाँ पर हम प्रेरण द्वारा आवेश की बात कर रहे हैं।
पहला इस चित्र अगर देखें आप, पहला चित्र जो आपके सामने दिख रहा है कि दो धातु के गोले हैं, एक ये गोला और दूसरा ये गोला। ये दोनों अचालक छड़ हैं, हैंडल हैं कि जिससे आवेश बाहर न निकल जाए, जमीन में न चला जाए। तो अगर हम इस प्रकार के दो गोलों को एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं और मान लेते हैं प्रारंभ में इनके पास कोई भी आवेश नहीं है, मतलब QA और QB दोनों शून्य हैं, दोनों पर आवेश नहीं है, मालूम पड़ा ना, ये दोनों आवेश विहीन है सबसे पहले। तो QA भी ज़ीरो है और QB भी ज़ीरो है। लेकिन अब क्या किया हमने, यहाँ बाहर से कहीं से भी हम एक छड़ ले आए, जिस छड़ के ऊपर धन आवेश है। इस धन आवेशी छड़ को, दोनों पिक्चर एक साथ देखिए आप, अगर मैं इसके अत्यंत करीब लेके जा रहा हूँ तो ये अगर धातु का गोला है तो धातु के गोले में एक्चुअल अंदर होता क्या है, देख लें पिक्चर में। इसके पास बहुत सारे धन आवेश हैं, धन आयन हैं, जो अपनी मूलभूत बिंदु जहाँ पर हैं लेटाइस पॉइंट पर रहते हैं, लेकिन इसके अंदर अस्त व्यस्त रूप से क्या गति करता रहता है, इलेक्ट्रॉन गति करता रहता है सब जगह। यही घटना यहाँ पर भी है, मैं सेम लिख देता हूँ। जैसे तुम इस छड़ को इसके पास लेके जाते हो, अगर ये धन आवेशित है तो सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो देखो ये घटना यहाँ घट रही है। जैसे इसको हम पास में लेके गए, इसके प्रति ये आकर्षित हो गया, तो सारे इलेक्ट्रॉन अगर आप देखें तो एकदम इसके पास पास आ गए और इसके सम्मुख यहाँ पे धन आवेश चले नहीं गए, क्या हो गए, खुले, उत्पन्न भी नहीं हुए हैं, चले भी नहीं, खुले, क्योंकि धन आवेश तो था ही, सब जगह था, यहाँ पर पूरा सब जगह धन आवेश था ही, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन गए तो एकदम उससे दूर वाले धन आवेश यहाँ पर खुल के बाहर आ गए। हम ऐसी बात कह सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद की घटना देखें, हमने इन दोनों को कर दिया गोला अलग अलग, इसको और इसको दूर दूर कर दिया। दूर कर दिया मतलब इस पे धन आवेश तो अब स्थिर रह गया। अब उसके बाद धीमे से इस छड़ को भी हटा लिया हमने। अब क्या होगा, ये जो ऋण आवेश है ये इस धन की तरफ आकर्षित हुआ लेकिन मिल नहीं पाया, इसलिए क्या, अब दोनों गोलों को बहुत दूर कर दिया गया, बहुत दूर, जिससे ये आवेश पूरी तरह से इसके ऊपर बिखर जाएंगे। इस ऋण आवेशित गोला A और धन आवेशित गोला B हमको प्राप्त होता है। तो प्रेरण के द्वारा आवेशन बहुत टॉप मोस्ट टाइम पे कैटेगरी का थ्योरी नहीं है, पर ठीक है आपके नॉलेज के लिए, आप इसको एक बार रेफर करेंगे बुक में से। विद्युत आवेश के मूलभूत गुण भी हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले है विद्युत आवेशों की योजिता। कहीं पर भी माना किसी बक्से में हमने कुछ आवेश को भर के रख दिया है, हम अपनी तरफ से कल्पना कर रहे हैं इसकी बेटा कि यहाँ पर कुछ आवेश हैं, जिन आवेशों को हमने इस बॉक्स के अंदर भर के रख दिया। इसमें कुछ धन भी हैं, कुछ ऋण भी है, ऐसी कल्पना की गई। माना इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं, माना इसमें 5 प्रोटॉन हैं, तो इनके आवेशों को कैसा जोड़ा जाएगा। देखो मूलभूत आवेश का मान होता है E, हम उसकी बाद में बात करें, पर आपने कक्षा 10 में पढ़ा ही हुआ है। तो यहाँ पे -4E और +5E, मतलब 1E जितना आवेश बचता है। हम सीधा सीधा जो ऋण आवेश होगा उसका ऋण सिंबल, जो धन होगा उसका धन सिंबल लिख के डायरेक्ट इसका योग कर सकते हैं, एकदम सरल रूप से, मतलब विद्युत आवेशों की योजिता। अगला देखे रखा है विद्युत आवेशों का संरक्षण। संरक्षण मतलब कांस्टेंट बने रहना, परिवर्तन ना होना। हम इसको एक कल्पना करके समझ लें कि माना कि एक यहाँ पर कोई बॉक्स है। ये बॉक्स कैसा है, ये बॉक्स विद्युत आवेश की दृष्टि से नियत है। विद्युत के आवेश से नियत मतलब क्या हो गया, यहाँ पर न तो आवेश बाहर से आ रहा है न अंदर से बाहर जा रहा है, न तो आवेश बाहर जा रहा है न तो आवेश अंदर आ रहा है, मतलब विद्युत की दृष्टि से अलग थलग किया गया निकाय है। इसमें पहले से ही माना कि 20 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं गणना करूं तो मेरे पास धन 10E आवेश मिलेगा। आवेश अंदर ना आ रहा है ना बाहर जा रहा है, लेकिन बाहर से मैं कल्पना करूं कि कोई गामा रे आ गई। अब गामा रे जब 2 भागों में टूटती है तो क्या बनता है, एक पॉजिट्रॉन बनता है, एक इलेक्ट्रॉन बनता है। तो जो पॉजिट्रॉन बना, अगर इसको जोड़ा जाए
तो ये 21 ई धन में बनेगा। इलेक्ट्रॉन को इसको जोड़ा जाए तो -11 ई बनेगा। अब वापस इनको जोड़ दो, आपको फिर से 10 ई ही मिलने वाला है। मतलब कोई परिवर्तन होगा नहीं, संरक्षित रहता है। इस पूरे यूनिवर्स में जो आवेश की मात्रा हमेशा नियत रहेगी, बस एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदलती है और कुछ होगा नहीं। तो लिखा हुआ यहाँ पर कि वियुक्त निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। वियुक्त होना चाहिए, अलग थलग, अंदर बाहर कोई आवेश आ सके ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला है विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण का मतलब क्या हो बच्चों? यहाँ पर क्वांटमीकरण, क्वांटा वर्ड का मतलब होता है अत्यंत सूक्ष्म। प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाने वाले सभी आवेशों का मान एक मूलभूत आवेश के मान के पूर्णांक गुणांक में होता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, अगर जैसे कि मैं किसी भी वर्गखंड में अगर पढ़ा रहा हूं, तो उस वर्गखंड में बच्चों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी, 2 होगी, 10 होगी, 100 होगी, लेकिन दशमलव में नहीं आएगी। अगर आप कहीं पर ऑटो रिक्शा देख रहे हैं, सारी ऑटो रिक्शा अपनी जगह पे खड़ी है सपोज, ठीक है ना, और बकवास एक डायग्राम समझ लो, 3 पहिए हैं जो ज़मीन को छू रहे हैं, तो वहाँ पे कितने कुल मिला के पहिए छू रहे होंगे? तो 3 के गुणांक में ही आएगा, या तो 3 आएगा, या 6 आएगा, या 9 आएगा। तो इसका मूलभूत मान कितना हो गया? 3 हो गया। अर्थात अगर इस पूरे के पूरे विश्व में कहीं पर भी आप आवेश उठाते हैं तो हमेशा एक पूर्णांक गुणांक के मान में होता है, उसे हम कहते हैं ई वैल्यू, और उसका मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो वैल्यू है कितनी है? -1.6 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन पे कितनी आवेश वैल्यू है? इट इज़ +1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो आवेशों का क्वांटमीकरण है ये। लेकिन एक्चुअली अगर हम और इसको समझें, डीप में देखे जाएं, तो हमारे पास कुछ और भी प्रकार के आवेश हैं जो इस क्वांटमीकरण घटना का पालन नहीं करते, ध्यान रखना, क्योंकि वो मुक्त रूप से पाए नहीं जाते। मैं बात कर रहा हूँ क्वार्क्स की। 2 प्रकार के क्वार्क हैं, एक अप है, एक डाउन है। चलिए मैं एक बार यहाँ पर इसको फॉर्मूला में लिख दूँ कि आपको याद रहे। क्या है फॉर्मूला? Q इज इक्वल्स टू NE, जहाँ N बराबर पूर्णांक गुणांक, ठीक है ना, E बराबर 1.6 10⁻⁻19 कूलम हो गया। अब देखें यहाँ पे जो Q बराबर NE मिला है, ये तो पूर्णांक गुणांक ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ क्वार्क्स की। तो क्वार्क्स 2 प्रकार के, पहला है अप और दूसरा है डाउन। अप क्वार्क्स के ऊपर आवेश होता है +2/3e और इस पर होता है -1/3e। अब 1/3 आप देख रहे हैं ना, फ्रैक्शन वैल्यू हो गया, अपूर्णांक, ये भी अपूर्णांक है। तो ये नियम तो गलत साबित हो गया? नहीं, प्रकृति में मुक्त रूप से मिलते हैं उनके लिए लागू पड़ता है। ये प्रकृति में मुक्त रूप से मिलते ही नहीं हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे मूलभूत कणों का बिल्डिंग ब्लॉक है, अति मूलभूत कण है। प्रोटॉन 2 अप और 1 डाउन का बना हुआ है, और न्यूट्रॉन 1 अप और 2 डाउन का बना हुआ है। चाहे तो आप गणना करके देख सकते हैं, ये +2/3e, ये +2/3e, ये -1/3e, यू विल गेट +e। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये +2/3e, ये -1/3e, -1/3, गणना करो आपको 0 मिल जाएगा। तो ये हमारा पहला भाग हुआ आवेशों के संदर्भ में। इसके ऊपर से एक ही सवाल दिया है स्वाध्याय में 11 नंबर का, उसको हल कर लें हम। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा इतना ऋण आवेशित बन जाता है। अब देखो, ऊन से रगड़ा है हमने, तो चलो मैंने ये मान लिया कि भाई ये ऊन है, ठीक है, ऊन का कोई कपड़ा है। अब अगर हम इसको किससे रगड़ रहे हैं भाई? एक पॉलीथीन, ये हमने पॉलीथीन मान लिया इसको। जब इसको रगड़ा गया तो ये पॉलीथीन बना ऋण आवेशित। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित करें।
किस पदार्थ से किस पदार्थ में गया, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, तो इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन पर गया। संख्या निकाल लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कूलम ऋण आवेश देके रखा है बेटा, Q बराबर कितना है 3 × 10⁻⁷ कूलम है। तो Q बराबर Ne अभी हमने देखा, मैं यहाँ पे N को करता बना लूँ, Q/E हो जाएगा 3 × 10⁻⁷ हो गया, E 1.6 × 10⁻⁹ हो गया। क्या हो गया तुम्हारा ये होमवर्क, कर लेंगे गणना इसके। चलिए अगला, इसके बाद B क्या निकालना है हमको, क्या ऊन से पॉलीथीन में सहित स्थानांतरण भी होगा, तो हाँ यस, क्यों भाई, इलेक्ट्रॉन वहाँ पर गया तो कुछ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी चला गया। कितना गया अगर ये पूछा तो उसकी भी गणना कर सकते हैं हम। यहाँ पे संख्या तो आ जाएगी ना, तो कुल द्रव्यमान m बराबर n × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। n आप यहाँ से गणना करके रखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। गणना करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगले लेक्चर में बेटा हम कूलम्स लॉ स्टार्ट करेंगे, तब तक